बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और इसमें बुनियादी तौर पे काम क्या होगा, फंक्शंस को हमने पढ़ना है। सो फंक्शंस क्या होते हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर फंक्शन के अंदर से डोमेन और रेंज फाइंड करना, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। डोमेन, रेंज और को डोमेन, ये चीज़ें फाइंड करना, फिर फंक्शन की मुख्तलिफ किस्में हैं वो बताना। ये बाज़ का थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें थ्योरी जो है वो ज़्यादा है, थ्योरेटिकल काम ज़्यादा है, लेकिन अगेन इसको हम डिटेल से अगर पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगी। तो पहले थ्योरी जो है, ये 5-10 मिनट की जो थ्योरी है इसको ज़रूर पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो आसान हो जाएगी। सो बुनियादी तौर पे जो फंक्शन है वो क्या चीज़ है? फंक्शन बेसिकली रिलेशनशिप है दो चीज़ों का, एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह हर तरफ हमें फंक्शंस नज़र आ रहे होते हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसने अगर पढ़ाई ज़्यादा की है तो वो ज़ाहिर है आगे से फंक्शन बन रही होगी कामयाबी का, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये दोनों का रिलेशनशिप है। एक बच्चा नहीं पढ़ रहा तो ज़ाहिर है वो नाकाम हो जाएगा, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा तो फिर वहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो इस तरह से फंक्शन बन रहा है। बेशुमार चीज़ें, हर तरह की चीज़ का आप फंक्शन डेवलप कर सकते हैं और वो है, चीज़ें डिपेंड करती हैं। जहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है तो वो फंक्शन है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा ये चीज़ें हो रही हैं। सो ये जो शुरू का जो पैराग्राफ है, यहाँ बुनियादी तौर पे उसने ये बताया हुआ है कि एक तो आपने इसमें डोमेन पढ़नी है, को डोमेन पढ़नी है, रेंज पढ़नी है। ये भी हम तफसीलन आगे देखते हैं। फिर फंक्शन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, वो 1 to 1 है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, वो हम आगे अगेन ये चीज़ें अभी आगे आती हैं। फिर वो कहता है कि समटाइम हम इन फंक्शंस को ग्राफ करते हैं, अभी हमने यहाँ करना नहीं है, मे बी आगे कहीं आए। तो जब ग्राफ किया जाता है तो उसके भी फ़ायदे हैं और वो फ़ायदा ये है कि जब हम ग्राफ करते हैं तो चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। ये जो रिलेशनशिप है दो चीज़ों का वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। फिर अगर 2-3 ग्राफ हो रहे हैं और एक ग्राफ दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, इनका सोल्यूशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर हम ग्राफ कर लें तो उससे भी कहता है कि हमें हेल्प मिल सकती है एंड सो ऑन, इस तरह की बातें। अब यहाँ ये जो 2.1 है ना, यहाँ से ये कंसेप्ट ऑफ फंक्शन को वो डिफाइन करवाना सिखा रहा है। यहाँ पे देखें दो उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला तो उसने ये बताया हुआ है कि ये जो फंक्शन का जो टर्म थी ये वाली, सबसे पहले ये जो जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज, इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी और एंड सो ऑन। फिर आगे से काम जो है ये चलता गया क्योंकि ज़ाहिर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ उसने दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एक उसने देखें एरिया ऑफ अ स्क्वायर को डिफाइन किया हुआ है। आपको पता है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो एक्स स्क्वायर होता है। अगर वन साइड एक्स हो तो दूसरी साइड भी ज़ाहिर एक्स होती है, तो दो साइडों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, तो एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा होगा? उसकी एक साइड पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये ज़ाहिर है कि एक फंक्शन बन जाता है। एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ उसकी वन साइड, ठीक है। यहाँ उसने लिखा भी हुआ है ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स उसकी ज़ाहिर है एक साइड है। इसी तरह वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का ये फार्मूला लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर वॉल्यूम जो है वो देखें उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम रेडियस का फंक्शन होगा। ज़ाहिर है अगेन बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे छोटी सी वो डेफिनेशन इसकी दे रहा है फंक्शन की। अगेन एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो नीचे है, लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वो बात बताएगा। अ फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। एक फंक्शन क्या है? ये एक फार्मूला है, एक तरीकाकार है। किसका? कॉरस्पॉन्डेंस का, दो चीज़ों के आपस में के ताल्लुक का। रिलेटिंग टू सेट, दो सेट्स का, दो चीज़ों का। इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, पहले सेट का जो हर एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। अगर आपके पास दो सेट हैं, सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए के अराकीन जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसका एक एक एलिमेंट उधर से दूसरी तरफ जो सेट बी है उसके एक एक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप बनेगा। इसको हज़ारे हम फंक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ देखें फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। अब देखें जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन देते हुए दो सेट्स का होना ज़रूरी है अगर हम सेट्स के लिहाज से डिफाइन कर रहे हैं। अब एक सेट जिसको हम x कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट उसके अंदर वैल्यूज़ होती है क्योंकि ये आज़ाद हैं, ये किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही होती। और जो दूसरा सेट y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ने डिपेंड करना होता है x की वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x,
ठीक है, x की वैल्यूज के चेंज होने से y ने चेंज होना होता है। तो जब भी हम सेट के लिहाज से फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी एक हमारे पास सेट x है, एक हमारे पास सेट y है, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है, अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x की तरफ से चलना है उसने, टू अ सेट y की तरफ जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट से वो डिपेंडेंट की तरफ जाता है। इज़ अ रूल, असल बात ये है कि क्या होता है, ये रूल है, ये कानून है। और अ कॉरस्पॉन्डेंस, रूल कह लें या कॉरस्पॉन्डेंस कह लें, एक ही बात है। कॉरस्पॉन्डेंस में भी ये होता है कि एक एक चीज़ का आपस में ताल्लुक जोड़ा जाता है, तो कॉरस्पॉन्डेंस भी हम इसको कह सकते हैं। दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x, यानी कैपिटल X जो हमारा बड़ा सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल x का नाम दे रहे हैं। तो वो जो स्मॉल x वैल्यूज होंगी, x है ना हमारे पास एक सेट, तो x सेट की जो वैल्यूज हैं वो क्या करेंगी, वो अटैच हो जाएंगी वो y सेट की y वैल्यूज के साथ। अच्छा, इसकी एग्जांपल समझाने के लिए ना ये देखिए मैंने साइड पे थोड़ा सा कोशिश की है इसको लिखने की, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा क्लैरिटी जो है वो बेहतर समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है। अब देखें यहाँ पे एक तरफ मैंने x सेट के कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। x सेट के अंदर है जी 1, 2 और 3, और जो y सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं a, b एंड c। अब अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि x की जो वैल्यूज़ हैं, x के अंदर अब क्या वैल्यूज़ हैं 1, 2 और 3, जो x की जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक वैल्यू अटैच हो जाएगी, असाइन हो जाएगी y की एक एक वैल्यू के साथ। मसलन x की वैल्यू 1 है ना, फॉर एग्जांपल 1 जो अटैच हो जाएगा a के साथ, 2 जो है उसने अटैच हो जाना है b के साथ, 3 ने अटैच हो जाना है c के साथ। तो x की तमाम वैल्यूज़ जो हैं एक एक करके y के साथ अटैच हो रही होती हैं, इसी को हम फंक्शन कहते हैं। और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं फ्रॉम x टू y, कि x की तरफ से होते हुए y, क्योंकि x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यूज हम खुद से चेंज करते हैं और उसके चेंज होने से y की कोई और वैल्यू आ जाती है। और उसकी एग्जांपल जो है अगेन आप एक फंक्शन बना सकते हैं, जैसे मैं आपको कहता होता हूँ कि y इज इक्वल टू, ऐसे करके ये थोड़ा सा ज़रा देख लें, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, और साथ एक चले +2 भी लिख लेते हैं। अब ये एक प्रॉपर फंक्शन है, क्यों? क्योंकि देखें अब x इसमें इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यूज आप चेंज करें, फॉर एग्जांपल आप x की जगह 1 लगाएं तो 3 1s are 3, 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आएगी, यानी x की 1 के साथ y की 5 वाली वैल्यू अटैच हो गई। इसी तरह जब आप यहाँ x की जगह 2 लगाएंगे, 3 2s are 6 होगा, 6 और 2 8 होगा, 8, अब y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8। तो इस तरह x की तमाम एक एक वैल्यूज के साथ y की एक एक वैल्यू अटैच होती चली जाती है, क्योंकि x के वैल्यू लगाने से वो जो फंक्शन है, ये जो 3x + 2 है, वो हमें एक y की यूनिक वैल्यू दे देता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि x की वैल्यूज के साथ साथ y की वैल्यूज अटैच हो रही हैं। तो यही सारी डेफिनेशन है। इसको दोबारा हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, अभी हमने कहा x की तरफ से y की तरफ, इज अ रूल, तो ये एक फार्मूला है, रूल है। आप देखें ना, ये एक रूल है जो हमने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया, y इज इक्वल टू 3x + 2। इस फार्मूले के थ्रू x और y ने आपस में अटैच होना है। अब कोई और फंक्शन होगा जिसमें लिखा होगा 5x + 9, तो उसमें एक डिफरेंट रूल है, क्योंकि अब वहाँ पे x की वैल्यूज चेंज करने से y की कुछ और वैल्यू आएगी। तो डिफरेंट तरह के रूल्स होंगे, डिफरेंट तरह के फार्मूले होंगे, वही फंक्शंस होते हैं। सो कहते हैं इज अ रूल और अ कॉरस्पॉन्डेंस, अगेन वही एक ही बात है, दैट असाइन टू ईच, अब ये समझने वाली बात है, दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x, कैपिटल X जो सेट है हमारा, उसकी तमाम जो X छोटी वैल्यूज हैं वो अटैच हो जाएंगी टू अ यूनिक एलिमेंट Y इन Y, Y की जो वैल्यूज हैं छोटी छोटी A B C, उनके साथ वो अटैच हो जाएंगी। द सेट X इज कॉल्ड डोमेन। अब यहाँ तक तो दाहिर है वो डेफिनेशन आ गई ना सेट की, सॉरी फंक्शन की, यहाँ तक फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब आगे वो डिफाइन कर रहा है कि ये जो X की वैल्यूज हैं इनको हम डोमेन कहते हैं, सिंपल बात, और Y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं। ठीक है, ये डोमेन है एक तरफ ये रेंज है, तो x और y डोमेन और रेंज, इस तरह से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा को डोमेन का। अब को डोमेन के लिए यहाँ उसने बड़ा अच्छा डिफाइन किया भाई, यहाँ पे को डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स बट द रेंज इज अ एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन अंडर द गिवन डोमेन। असल बात ये है कि जो को डोमेन है ये एक बड़ा सेट है, रेंज जो है उसी में से चंद वैल्यूज हमने ली होती हैं। रेंज बेसिकली छोटा है, को डोमेन बड़ा है, लेकिन जो रेंज है वो बेसिकली को डोमेन से ही हमने निकाली होती है। और वो थोड़ी वैल्यूज क्यों होती हैं? क्योंकि उसके सामने जो हमें डोमेन की वैल्यूज दी होती हैं वो थोड़ी दी होती हैं। जो को डोमेन है वो सारी की सारी वैल्यूज को कवर करता है।
ठीक है। जो रेंज होता है वो चंद वैल्यूज़ को कवर करता है, क्योंकि हमें जो डोमेन दी जाती है वो चंद वैल्यूज़ दी जाती हैं। तो उन चंद वैल्यूज़ के हिसाब से जो रेंज आएगी वो ज़ाहिर है उसको हम रेंज कह लेंगे, वो थोड़ी वैल्यूज़ हैं। तो जब थोड़ी वैल्यूज़ हो तो वो रेंज, और जब सारी की सारी वैल्यूज़ हो जाएं, ईच एंड एवरी पॉसिबल वैल्यूज़ जो होती हैं उसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन की डेफिनेशन के लिए ये जो पिंक कलर में यहाँ लिखा हुआ है ये डेफिनेशन हमें याद करनी चाहिए। अब आगे उसने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ बेसिकली कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है। यहाँ पे उसने एक और अंदाज़ आपको दिया है कि वो कहता है कि आप ऐसे समझ लें कि ये जो फंक्शन होता है ना एक मशीन की तरह काम करता है, और वो उस मशीन में क्या होगा, फंक्शन जैसे हमने ये ऊपर लिखा था ना, ये मैं एग्जांपल दोबारा बताऊं, y = 3x+2, कहते हैं इसको एक मशीन समझें। और ये मशीन क्या होगी कि इसमें आपने इनपुट डालनी है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, और उससे आपने आउटपुट प्रोड्यूस करवानी है। अब इनपुट क्या होगी, जो x की वैल्यूज़ हम लगाएंगे, x की वैल्यू 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, तो वो हम डोमेन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो समझे इनपुट है, हम इनपुट्स दे रहे हैं, और उसके बदले में जो y की वैल्यूज़ बननी है, रेंज की वैल्यूज़ बननी है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कह लेंगे। तो कहते हैं इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये हो रहा है। तो ये देखें, ये वो उसने बताया हुआ है, इधर से देखें इनपुट आ रही है, इनपुट की वैल्यूज़ को हम देखें x कह रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है सारा, जो भी फंक्शन की वो शक्ल होगी, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं और वो आएंगी। अब जैसे नीचे देखें ना, ये फंक्शन दिया हुआ उसने, इतना लंबा चौड़ा फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन छोटे भी होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। तो ये फंक्शन जो है कहते हैं एज ए मशीन है, कंप्यूटिंग मशीन है, और उससे आउटपुट बन रही है। और इसमें मैंने पहले बता भी चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ है, क्योंकि फंक्शन जो है देखें ऐसे करके, ये जनरल फॉर्म है इसकी, y = fx, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ आप चेंज करते जाएं तो आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाती हैं। तो x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारा जो क्या होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ वो ये बात कर रहा है कि यहाँ जितनी भी हम ये सवाल करेंगे ना, वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। रियल वैल्यूज़ आपने पढ़ी होंगी, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था शायद, नहीं चैप्टर नंबर 1 तो आपका वो दूसरा है, ये 9th क्लास की, क्योंकि मैं असल में 9th के भी लेक्चर बना रहा हूँ, तो 9th का जो पहला चैप्टर है ना उसके अंदर रियल वैल्यूज़ को उसने डिफाइन किया हुआ है। रियल वैल्यूज़ में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल हैं, इर्रेशनल हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मिक्स करके वो क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर अगर आपने टोटके के तौर पे याद रखना है वो ये है कि तमाम तरह के नंबर्स जो हमें इर्द गिर्द मिलते हैं ना वो सारे रियल नंबर्स हैं। उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, बटे वाले, पॉइंट वाले, स्क्वायर रूट वाले, वो सब के साथ उसके अंदर आ जाते हैं। सिर्फ वो जो चैप्टर नंबर 1 में हमने इमेजिनरी पढ़े हैं ना, जिसमें अयोटा आता है, उसके अलावा बाकी सारे अयोटा वाला काम यहाँ पे नहीं होगा, ये उसने साथ बता दिया। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है बिल्कुल आसान है, इसका सवाल भी है, और इसमें बेसिकली उसने ये बताना है कि फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से f(0), f(1), f(-2) ये वैल्यूज़ फाइंड करें। तो इसका मतलब यही है कि x की जगह पर एक दफ़ा 0 पुट कराएं, एक दफ़ा 1 पुट कराएं, और ये सारा उसने किया हुआ है। अब यहाँ पे तो ज़ाहिर ये समझाया नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कॉपी पे किया हुआ है, आपकी एक्सरसाइज में बड़ा अच्छा वो मैंने किया हुआ है, वो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 को थोड़ा सा आइडिया ले लें, क्योंकि ये काम हमने बहुत दफ़ा करना है एक्सरसाइज के अंदर कि भाई डोमेन और रेंज फाइंड करनी पड़ेगी हमें किसी फंक्शन की। अब जो भी फंक्शन दिया होगा वो हमने सोचना है, अपना माइंड यूज़ करना है कि इसकी डोमेन किस तरह की हो सकती है और रेंज किस तरह की हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारी एग्जांपल है 2 वाली, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) = x²। अब ये फंक्शन है हमारा x²। अब हमने ज़रा सोचना है, अब इसमें ज़्यादा सोचना ही होता है, लिखना कम होता है। अब हमने सोचना है कि x जो है यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है। अब x के ऊपर स्क्वायर है, तो अब x में आप 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, लिख सकते हैं ना। x की वैल्यूज़ कुछ भी ले सकते हैं, माइनस की वैल्यूज़ ले सकते हैं, पॉइंट में, बटे में, हर चीज़ वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इसका मतलब तमाम की तमाम जो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं वो सारी वैल्यूज़ अब इसके अंदर पुट करा सकते हैं। तो फिर जो हमारी, क्योंकि x क्या होता है, x डोमेन है, बस ये आपने पक्का याद रखना है, x क्या चीज़ है, डोमेन है। तो फिर यहाँ x की वैल्यूज़ जो आप हर तरह की वैल्यूज़ लगा सकते हैं, तो फिर डोमेन क्या होगा, तमाम तरह के रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स अगर सारे बताने हैं तो उसके लिए 2 एंड लिमिट्स होती हैं, -∞ से लेके +∞ तक, क्योंकि 0 से आप पीछे की तरफ जाए, -1, -2, तो पीछे चलते जाए तो एंड इन्फिनिटी आएगा ना, लेकिन वो माइनस की इन्फिनिटी आएगी। 0 से आगे चले 1, 2, 3, 4, तो फिर आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो हम सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं।
तो जब हम बता रहे हैं कि तमाम वैल्यूज़ आनी है तो फिर इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, तो ये हम बताएंगे उसकी रेंज है। यहाँ पे वैसे उसने वो नहीं बताया, वो आगे सवालों में हमने लिखनी है बार बार। यहाँ पे जस्ट उसने लिख दिया है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब रियल नंबर्स आप यहाँ एक्स की जगह पुट कराएंगे। अब आपने ये देखना है कि पुट कराने से जब उसका स्क्वायर लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी। अब देखें फंक्शन की वैल्यू माइनस आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि देखें यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है। अब फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू लेते हैं -5, अब -5 का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आएगा, +25। माइनस में आंसर कभी नहीं आना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यूज 0 हो सकती है, 0 लगाएं तो 0 आएगी, और लेकिन 0 और 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये जो डोमेन है अब हम ये डिफाइन कर रहे हैं। डोमेन कैसे पता चल रही है कि x की वैल्यू लगने से फंक्शन हमें आंसर क्या दे रहा है। y की वैल्यू तभी पता चलती है ना, y और f ऑफ x एक ही बात है, ठीक है। तो x की वैल्यू लगने से, फंक्शन को हल करने से फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, तो वो आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आ रहा। तो फिर हम यह देखेंगे क्या लिख रहे हैं, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इस तरह से करके, अब ये एक एग्जांपल है, इस तरह से करके मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे और हर फंक्शन को थोड़ा सा माइंड लगा के, गौर लगा के हमने वहाँ से डोमेन और रेंज जो है वो बनानी है। यहाँ पे भी उसने की हुई है, ठीक है। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल किए हुए हैं और ये जो कि हल हुए हैं, आप बाद में भी इनको देख सकते हैं और चीज़ें हो जाएंगी। एक आखिरी कंसेप्ट है, कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या चीज़ है? द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज अ मेथड, कहता है ये भी एक तरीका है, यूज टू डिटरमाइन, किस काम के लिए, वेदर अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन और नॉट। अब हमें बजाय वो प्रॉपर ये फंक्शन देने के इस तरह से आई है, जैसे उसने लिखा हुआ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, और इसको चेक करने के हमें वो बजाय ये देने के वो ग्राफ दे दे, फिगर दे दे, तो वो ग्राफ कैसे पता चलेगा, उसके लिए ये टेस्ट है वर्टिकल लाइन वाला। अब यहाँ से वो स्टार्ट होता है, अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वंस। यानी एक बिल्कुल सीधी लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो उस ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे कट करके गुजरे। अगर वो 2 पॉइंटों पे कट करके गुजरेगी तो फिर वो फंक्शन नहीं है। अब ये देखें नीचे उसने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी हुई है। अब ये ग्राफ है, ये जो ब्लू कलर वाला, ब्लू लाइन वाला ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, तो यहाँ पे हमने देखें ये डॉटेड डॉटेड वर्टिकल लाइन बनाई है, तो वो इस जगह पे ही कट कर रही है, एक जगह के ऊपर, बाकी किसी और पे नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। नीचे देखें उसने लिखा भी हुआ है। इसी तरह ये जो ग्राफ हुआ है सीधी लाइन, तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, तो एक ही पॉइंट है यहाँ पे करके, ठीक है। लेकिन अब सर्कल में देखें, सर्कल में ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 2 पॉइंट पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कट कर रही है। तो जब 2 पॉइंट पे कर रही है तो फिर ये जो सर्कल है ये एक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, 2 जगह कट कर रहा है। तो इस तरह से करके हम ये भी कर सकते हैं। और एंड पे ना ये उसकी टाइप्स हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज को करने के लिए। फंक्शन की जो किस्में हैं किस किस तरह की हो सकती हैं। एक वो कहते हैं 1-to-1 फंक्शन, एक तो 1-to-1 भी नाम है और दूसरा उसका नाम इंजेक्टिव भी है, तो दोनों नाम को हमें ज़हन में रखना है। अब 1-to-1 का फंक्शन का कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन 1-to-1 है, उसके लिए कहता है कि तरीका आप ये यूज़ करें। आई थिंक यहाँ से समझ नहीं आएगी, एग्जाम्पल समझें। ये देखें, ये एग्जाम्पल उसने दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 7। आप ये करें कि यहाँ फंक्शन के अंदर x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ लगा के देखें। x की जगह x1 लगा लें, x2 लगा लें, ठीक है। और हर दफ़ा हम यही करेंगे, मैंने वो आगे सवालों में a और b यूज़ किया है। तो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ लगाने से आंसर जो आए उसमें वो वैल्यूज़, वो जो हम 2 डिफरेंट वैल्यूज़ लगाई हैं x1 x2, वो भी आपस में बराबर आ जाए। ये देखें x1 और x2 जो है वो इक्वल आ जाएं अगर हम f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर रखेंगे। अब देखें कैसे, ये फंक्शन है ना 5x + 7, तो हमने एक दफ़ा x की जगह x1 लगाना है, एक दफ़ा x की जगह x2 लगाना है। वो देखें 5x1 + 7, 5x2 + 7, दोनों को हमने खुद बराबर रख लेना है, ठीक है। बराबर रख के इसको हल करना है। अब देखें हल करेंगे, ये प्लस का 7 आपस में ख़त्म हो जाएगा, एक उठ के दूसरी तरफ जाएगा तो, और फिर उधर से फिर 5x1 5x2 रह जाएगा, फिर 5 उठ के उधर जाएगा तो वो भी डिवाइड करेगा, 5 भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली x1 और x2 बराबर आ जाएंगे। तो जब इस तरह से आ जाए, अब ये थ्योरेटिकल प्रूफ है, तो जब इस तरह से आ जाए तो हम कहेंगे कि x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की एक वैल्यू ही अटैच हो रही है, तो इसलिए ये 1-to-1 फंक्शन है। तो 1-to-1 फंक्शन जब भी डिफाइन करने के लिए हम यही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप x1 x2 कह लें, चाहे a b वगैरह कह लें, एक ही बात है।
अब फंक्शन की जो दूसरी किस्म है वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव है, इसको जरा एक दफा पढ़ लें। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई जाहिर है इज कॉल्ड ऑन टू या सब्जेक्टिव कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन वाई, वाई की जो डोमेन है, वाई का जो कोडोमेन बेसिकली क्या है, रेंज, रेंज और कोडोमेन एक ही बात है, ये आपने जहन में रखना है। और जाहिर है कि ये वाई की वैल्यूज हैं, एक्स की नहीं है, ठीक है। तो कहता है वाई की जितनी भी वैल्यूज हैं हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन एक्स, अगेन उसका एक पीछे एक्स के साथ एक लिंक जरूर बन रहा हो, कम से कम एक के साथ लिंक जरूर बन रहा हो, ठीक है। और उसकी भी अगेन एग्जांपल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा। अब ये देखें, कह रहा है जी लेट्स सपोज ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ सपोज कर लें ये वाई है, सो देखें ये अगला स्टेप ये बनेगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने वाई लिख लेना है। जब वाई लिख लेना ना, तो इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करवाएं, एक्स को अकेला करवाएं, पहले +3 उधर ले जाएं, y -3 हो जाएगा, देखें ये हुआ, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा x इज इक्वल टू y -3/2। अब जो ओरिजिनल फंक्शन था ये उसका उल्ट रिवर्स फंक्शन है, क्योंकि वो है y इज इक्वल टू x का फंक्शन, अब हमने बना लिया x इज इक्वल टू y का फंक्शन। तो अब यहां से फिर क्या करेंगे, और यहां से हम बताएंगे कि x की हर अगेंस्ट वैल्यू के y की एक वैल्यू के लिए, अब y की वैल्यू 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, उससे क्या होगा, आपको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि अब हमने x को y का फंक्शन बना लिया, तो y की वैल्यूज चेंज करते करते हमें x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। और यही वो कह रहे हैं ऑन टू के लिए कि y की हर वैल्यू के लिए हमें उसका प्री इमेज जो है वो x की मिलनी चाहिए। तो जब भी हमें ऑन टू करना है, टोटका क्या है कि जब भी ऑन टू करना है हमने एफ ऑफ एक्स को y कह लेना है, उसको x के लिए सॉल्व कर लेना है, और जब ये शक्ल बन जाए तो फिर हमने बताना है कि देखें भाई y की तमाम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें x की वैल्यू मिल सकती है, सो दैट्स वाई इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। और ये भी ज़ाहिर है अब आप एक्चुअल सवाल करेंगे तो वहाँ ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। और आखिर पे वो कहता है एक बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव में क्या होता है कि उसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हूँ, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और एंड पे एक छोटा सा उसने ये भी बताया हुआ है पीस वाइज फंक्शन। ये कोई खास उस तरह से डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात सवाल जो हमें देता है ना वो इस शक्ल में हो जाता है कि फंक्शन जो है वो बजाय सिंपल एक सिंगल फंक्शन होने के, जैसे ये एक सिंगल फंक्शन था, तो उसके बजाय दो फंक्शन हमें दे दे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x + 1 भी है, x² - 1 भी है। ये कब होता है, जब x की यानी कि जो डोमेन है उसकी दो डिफरेंट तरह के सेट्स ऑफ वैल्यूज होती हैं। कह रहा जी x जब <0 है, नेगेटिव x की वैल्यूज के लिए आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है, और जब x पॉजिटिव है, > 0 है, तो फिर आप ये वाला फंक्शन यूज करें। तो इसको हम कहते हैं पीस वाइज, कि जिसमें पार्ट्स बना लिए हैं, पीसीज बना लिए हैं। तो पीस वाइज फंक्शन भी होते हैं, वो भी 1-2 सवाल है, वो भी हम करेंगे। और अगेन आगे वही इनटू, ऑन टू, बाइजेक्टिव वगैरह उसने पूछा हुआ है, तो ये हम अगर ज़ाहिर एक्सरसाइज करते हैं तो फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक इतनी थ्योरी काफ़ी है, काफ़ी सारी थ्योरी हो गई। अब एक्सरसाइज करते हैं, तो थ्योरी और एक्सरसाइज को लिंक करते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगी और बेहतर अंदाज में होगा। तो चलें इसको शुरू कर लेते हैं। चलें जी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1। तो पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, x² - 1। अब यहाँ क्या करना है, बड़ा बेसिक सा काम होगा, कहता है फाइंड एफ ऑफ -3। अगेन मतलब क्या होगा कि फंक्शन के अंदर जहाँ x है वहाँ पे वो -3 कह रहा है, तो हमने जस्ट जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 लगा लेना। ये छोटी क्लासों वाला काम है। सो -3 यहाँ लगाएं, x की जगह -3 लगाएं, -3 का ज़ाहिर है ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ले लें, 9 में से 1 माइनस होगा 8 आ जाएगा। सो ये बड़ा सिंपल सा काम हो जाएगा। फिर f ऑफ 0 कह रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जहाँ x है वहाँ पर आप 0 0 सब्स्टिट्यूट करवाएं, तो यहाँ 0 पुट कराएंगे, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, जस्ट -1 आंसर बन जाता है। सो देखें -1 आ जाएगा। फिर कहते हैं एफ ऑफ x - 2। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने x की जगह पे x - 2 सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो फिर क्या होगा कि ये जो आपका फंक्शन है, देखिए मैंने दोबारा लिखा है उसको, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। तो अब कह रहा है कि x की जगह पे x - 2 सब्स्टिट्यूट कराएं, तो ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने x की जगह x - 2 लगाना है, ऊपर स्क्वायर है, -1 है। अब जाहिर है ऊपर स्क्वायर है, तो a - b होल स्क्वायर, जो सेकंड फार्मूला होता था हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab,
ठीक है, वो फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, आगे -1 लिख लेते हैं। सो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x -1, और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, +4 में से -1 निकाल दें तो 3 आ जाएगा, और ये -4x आना था, यहाँ x नहीं लिखा। सो दैट्स इट, इस तरह से ये चीज़ हो गई। आगे ये 4 वाला पार्ट, यहाँ पे भी अब कह रहे हैं f ऑफ x स्क्वायर + 3। अब जहाँ x है वहाँ x स्क्वायर + 3 लगाएं, तो दोबारा फंक्शन को सामने रख लें, x की जगह पे x स्क्वायर + 3 लगाएं, यहाँ पे भी x स्क्वायर + 3 लगाएं। अब इसको सॉल्व करवाना है तो फिर वही फार्मूला होना है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का। तो ये a टर्म हमारी अब ये है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, फिर सेकंड टर्म ये है 3 उसका स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, जैसे हम करते हैं, साथ -1। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर है, 2 पावर्स मल्टीप्लाई होके 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ा 6, x स्क्वायर साथ -1, और 9 में से 1 निकाल दें तो 8। तो इस तरह से देखें ये वाला भी हो जाता है। आगे उसका बी पार्ट है, एक ज़ाहिर अब ये नया फंक्शन हमें देगा। अब फंक्शन कह रहा है जी f ऑफ x है 2x + 3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी वो डिफरेंट काम हमें कहेगा। पहले कह रहा है जी f ऑफ -3, तो x की जगह पे -3 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे भी x की जगह -3, 2 3 ज़ा 6 है, माइनस का है, -6 + 3 करेंगे तो -3 और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ज़ाहिर अब ये योटा में चला जाता है, लेकिन यहाँ तक ही रहने दें, ओके है, कोई मसला नहीं है। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है ये देखें, अब f ऑफ 0 कह रहा है, तो जहाँ x है वहाँ पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट कराना है, 0 0 लगा दिया, 2 0 ज़ा 0 और 3 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही। फिर अब कहता है f ऑफ x -2, तो जहाँ x है वहाँ पे x -2 लगाना है, तो यहाँ देखें x की जगह पे हम x -2 पुट कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2x 2 2 ज़ा 4, और -4 + 3 अब करेंगे तो -1 हो जाएगा। सो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब ये सीधा सीधा काम मैं जल्दी बता रहा हूँ। फिर f ऑफ x स्क्वायर + 3 है, अब जाहिर है जहाँ x है वहाँ पे आपने x स्क्वायर + 3 लगाना है, इधर भी लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6, और साथ ये 3, और 6 और 3 9, और इस तरह से करके ये पार्ट। आई थिंक ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये हो गया कंप्लीट। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है जी, फाइंड f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h। अब ये असल में ना एक स्पेशल शक्ल है जो आगे आएगा, आपका शायद 13 चैप्टर है या 12 है, जहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है, वहाँ पे इसने इस्तेमाल होना है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ने, डेरिवेटिव्स वगैरह में। तो लेकिन अभी से उसने, चूंकि वो है फंक्शन, तो उसने फंक्शन वाले सवालों में ये दे दिया है कि आप ये चीज़ें भी फाइंड करें, आपको पहले से थोड़ा आइडिया हो जाए इस फंक्शन का। तो काम क्या करना है, ज़ाहिर है जो भी फंक्शन हमें दिया जाएगा उसमें उस फंक्शन में एक दफ़ा आपने a + h लगाना है, फिर उस फंक्शन में एक दफ़ा a लगाना है, और फिर ये जो शक्ल बन रही होगी इसको डेवलप कर लेना है। ये भी इजी काम है। सो देखें, अब ये उसने पहला सवाल दिया हुआ कि फंक्शन क्या है, 4x + 7। अब यहाँ क्या करना है, एक दफ़ा a लगाना है x की जगह पे, एक दफ़ा a + h लगाना है। तो पहले हम x की जगह a सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी a। अब फर्दर हल नहीं होता, बस इसको इधर तक ही रखें। अब आगे a + h लगाएंगे x की जगह पे, इस x की जगह पे a + h, यहाँ x की जगह पे फिर a + h। अब 4 से मल्टीप्लाई 4a 4h और साथ ये 7। अब ये हमारे पास देखें, ये f ऑफ a आ गया, ये f ऑफ a + h आ गया। अब जो चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कही है उसको आप लिखें और वहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं, क्योंकि f ऑफ a + h जो है वो ये आई है, उसको आप लिख लें। फिर f ऑफ a जो हमने 4a + 7 लिया है वो लिख लें, लेकिन चूंकि माइनस था साथ इसके, तो माइनस की वजह से उसके दोनों के साइन जो हैं ये आप माइनस के करके लिख लें। ओके हो गया। अब फर्दर इसको हल करना है, तो देखें +7 और -7 कैंसिल आउट हो जाता है, और क्या कैंसिल होता है, 4a भी चला जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। तो 4h ओवर h, ये h है, ठीक है, ये n नहीं है, थोड़ा ऐसे ही मैं लिखता हूँ। तो 4h ओवर h, और अब h भी कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि एक नीचे है एक ऊपर है, तो जस्ट 4 रह जाता है। तो बहरहाल जितना सिंप्लीफाई हो सकता हो हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे है f ऑफ x = sin x। अब साइन कॉस tan, ये हमने पीछे पढ़ के आए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और आपका आई थिंक चैप्टर नंबर जो 10-11 है वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं। सो अब साइन ऑफ x है, तो पहला काम फिर वही कि जहाँ पे x है वहाँ पे आप a सब्स्टिट्यूट कराएं, इधर भी a लगा दें, फिर दूसरी दफ़ा a + h लगाएं उसकी जगह पे, यहाँ पे भी a + h लगा लें। अब ये दोनों चीज़ें आ गई, f ऑफ a भी हो गया, f ऑफ a + h भी हो गया। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको आप लिख लें कि जी f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h करना है हमने। अब f ऑफ a + h आया था, ये साइन ऑफ a + h, और f ऑफ a जो है साइन ऑफ a है, नीचे h है।
अब यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ होने हैं। अब यहाँ पे फार्मूला होगा, नज़र आ रहा है आपको, कि साइन ए माइनस साइन बी, साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा, दो साइन होंगे और उनके साथ एंगल होंगे और दरमियान में माइनस होगा, तो ये फिर किसके बराबर होता है? अब ये फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10-11 से ले रहे हैं, तो वो क्या होता है? 2 लिख के कॉज, ये दोनों एंगल प्लस होते हैं और 2 पे डिवाइड होता है, ये फार्मूला है। और फिर दोबारा साइन होगा और दोनों एंगल माइनस होंगे, फिर वो 2 पे डिवाइड होगा। यानी कॉज लिख के एंगल्स को प्लस करना है, साइन लिख के एंगल्स को माइनस करना है और 2 पे डिवाइड भी करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे वहां आपको बेतहाशा फार्मूले याद करने पड़ने हैं, कोई 25, 30, 35 फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले आते हैं, तो वो थोड़े थोड़े करके तैयार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम करते हैं चैप्टर 10 तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आनी हैं, और इंशाल्लाह जल्दी करवा देता हूँ चैप्टर 10 वो, क्योंकि बाज़ जो कॉलेजेस हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पहले करवा देते हैं, तो इंशाल्लाह ये एक आध एक्सरसाइज के बाद मैं वो करवाता हूँ आप लोगों को। तो ये इसकी जगह फिर हम ये फार्मूला पुट करवाएंगे। तो फार्मूला समझ आ गया कि दोनों एंगल्स एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब देखें यहाँ पे हम यही काम करेंगे। सो 2 फार्मूले का लिखा, कॉज ऑफ, देखें ये एंगल पहला है, ये एंगल दूसरा है, तो a प्लस एच प्लस ए, क्योंकि ऐड होना है ना, देखें a प्लस एच प्लस ए और 2 पे डिवाइड, और एक दफ़ा देखें माइनस होना है, a प्लस एच माइनस ए, फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल ओवर 2, और ओवर में एच आना है जो पहले से है हमारे पास। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये गलत हो गया था। तो अब इसको फर्दर हल करें, a और a मिलके 2a हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसी तरह ये a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, h ओवर 2 रह जाएगा। और फर्दर क्या करें, हाँ ये 2 जो है वो डिवाइड कराता है, क्योंकि ये 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो इसका 2 कट जाएगा, खाली a रह गया, और इसका h ओवर 2 बन जाएगा, साथ से ये आ जाएगा। अब इसको बस थोड़ा सीधा करके लिख लें, 2 और h को अलहदा कर दें, क्योंकि ओवर में ही है, ओवर में ही लिखें, कॉज ऑफ a प्लस एच ओवर 2 साइन ऑफ h ओवर 2, बस यहाँ तक छोड़ दें। वो जब हम करते हैं उसके अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर तो इसको फर्दर हल करवाते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ तक इसको रखना है, क्योंकि जो चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहा था वो हम उसको बना के दे रहे हैं। थर्ड पार्ट जो है, अब उसने फंक्शन दे दिया ये वाला, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है। पूरी एक्सरसाइज में यही काम है कि उसने डिफरेंट तरह के हमें फंक्शंस देने हैं और उससे ज़ाहिर मुख्तलिफ काम करवाने हैं। अभी तो सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं कि एक्स की जगह पर कोई चीज़ लगानी है और उससे हमने कुछ फर्दर चीज़ें बनानी है। तो दोबारा से यही काम होगा कि एक्स की जगह पर पहले आपने ए लगाना है, जहाँ जहाँ एक्स है ए लगा दें, ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए प्लस एच करना है, तो इसकी जगह तो आ गया ए प्लस एच, यहाँ पे भी ए प्लस एच, लेकिन देखिए 3 पावर है, 3 पावर होनी चाहिए। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एच है, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, साथ -1। अब यहाँ इसको ज़ाहिर एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पावर वाला फार्मूला भी है, स्क्वायर वाला फार्मूला भी है। तो 3 वाला फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमने 9-10 में पढ़ा हुआ है, नहीं याद तो अब याद कर लें, क्योंकि फार्मूलों के बगैर आपको पता है मुश्किल हो जाती है, मैथ नहीं होता। तो a प्लस एच जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2ah और साथ -1। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। और अब जो है जहाँ हमने पुट करानी होती हैं वैल्यूज़, वहाँ हम लगा के ना, तो फिर हम देख लेंगे कि फर्दर इसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। तो ये देखें, वो हमने लिखा जी, ये हम फाइंड करने लगे हैं। तो पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच जो फार्मूला बना था वो सारा ये चीज़ और यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक हमारा जो है ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, अभी हमने देखा, और माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए का जो कि अगेन इसके पीछे माइनस है, तो उसके साइन चेंज करके आपने लिखना है, ये ध्यान रखना है, साइन चेंज, क्योंकि साइन चेंज होंगे तो ये कटेंगे, ये ऑलवेज कटती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे भी देखें ये ए क्यूब जो है, ये देखें ए क्यूब से कट जाता है। ठीक है, ये बाकियों को फिर देख लेते हैं। एच की पावर 3 है, 3ah इंटू ए प्लस एच है, फिर ये वाला एच स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर देखें इस माइनस ए स्क्वायर से कट गया है, ये -1 इस +1 से कट रहा है। तो जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो हम लिखेंगे, ओवर वाला एच लिख लेंगे। अब अक्सर यही होता है कि ऊपर में से एक एच हम कॉमन ले सकते होते हैं, और यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखें 3 पावर एच की, यहाँ एक है बाहर कॉमन, इसका भी सबका एक एच निकल सकता है बाहर, तो हम निकाल देंगे, नीचे वाला एच भी उसके साथ रखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से एक एच निकल गया तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ये निकल गया तो 3a इंटू ए प्लस एच, और इसका एक गया तो एक एच रह गया, और इसका एक एच गया तो 2a रह गया।
तो ये कट गए। अब बाकी जो है बस अब हमारा आंसर होना है, ठीक है। 3a से इसको मल्टीप्लाई करा लें, 3a और a स्क्वायर, 3ah वो लिख लें। अब इसको थोड़ा सीधा कर लें, ये h स्क्वायर है, फिर 3ah को लिख लें, h को लिख लें, फिर ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको लिख लें, ज़रा तरतीब बन जाएगी। तो ये हमारा जो है थर्ड पार्ट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट के बाद हमने जाना है फोर्थ वाले पार्ट पे, और फोर्थ वाले पार्ट में अब साइन की जगह tan आ गया। सेकेंड पार्ट में साइन ऑफ द एंगल था, यहाँ tan ऑफ द एंगल है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली वो फार्मूला जो है वो डेवलप होना है। तो पहले उसी तरह x की जगह a लगाएं, यहाँ पे भी x की जगह a लगा दें, ठीक हो गया। अब दोबारा x की जगह a प्लस h भी लगाना है, यहाँ पे भी x की जगह a प्लस h लगा देना है। अब इन वैल्यूज़ को आप पुट कराएं कि जो हमें फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, तो tan ऑफ a प्लस h, tan ऑफ a ओवर h। अब यहाँ tan का फार्मूला है, tan ऑफ एंगल a माइनस tan ऑफ एंगल b किसके बराबर होता है, ये मैंने देखें टॉप के ऊपर लिखा हुआ है। वो होता है कि ऊपर साइन में से दोनों एंगल्स माइनस होते हैं और नीचे कॉज, दोनों एंगल्स का कॉज आता है, कॉज ऑफ एंगल a, कॉज ऑफ एंगल b। तो ये फार्मूला हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करवाना है। देखें साइन ऑफ द एंगल फर्स्ट माइनस सेकेंड वाला, ठीक है ना, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, तो a प्लस h माइनस ए, और नीचे कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल एंड कॉज ऑफ सेकंड एंगल, और साथ ओवर वाला ये h भी है तो वो भी साथ आएगा। अब यहाँ पे ये होगा कि ये a और ये माइनस a कट जाएगा और बाकी साइन ऑफ h रह जाएगा। बाकी जो कुछ है वो हम उसको लिख देंगे कि भाई लो जी ये हमारा आंसर जो है ये बन जाता है। सो ये देखें ये चीज़ आ गई। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो हमने एक्सप्रेस करनी है, दिखानी है, बतानी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ए पार्ट में है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। एरिया को पेरीमीटर का फंक्शन बनाना है। अब एरिया जो है किस पर डिपेंड कर रहा होता है, साइडों के ऊपर, और पेरीमीटर जो है वो भी साइडों के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन हमने एरिया का फंक्शन किसको बनाना है, पेरीमीटर के साथ। तो ये देखें एक किस्म का वो जो चेन रूल होता है ना, कि एक चेन बना लेना कि उसका लिंक उसके साथ बनाना। अब देखें करेंगे कैसे, ज़रा एक्सप्लेन करना नहीं मुझे आ रहा। तो उसमें क्या करेंगे, पहले ज़ाहिर एक स्क्वायर बना लेंगे सामने, पता चले कि स्क्वायर है किस तरह का, तो उसकी ज़ाहिर साइडें होती हैं। तो लेट्स सपोज जी हर साइड जो है उसकी वो एस है, तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे कि वन साइड उसकी एस है। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड होता है, ज़ाहिर है सारी साइडों को प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा। तो पेरीमीटर हम लिख देंगे 4s है। अब यहाँ से s को आप फाइंड करें, s को अकेला करें, तो ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा p ओवर 4। तो s इज इक्वल टू p ओवर 4, ठीक हो गया। इसको रखें आप साइड पे। अब जरा आए एरिया पे, जहाँ तक हमने पहुँचना है। तो एरिया इज इक्वल टू s इंटू एस, दो साइडों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि स्क्वायर है, तो वो s स्क्वायर हो जाता है। अब ये असल काम ये होगा कि जो आपने s की वैल्यू बनाई हुई है पेरीमीटर की शक्ल में, उसको आप पुट करा दें इसकी जगह पे p ओवर 4। तो s की जगह p ओवर 4 लगाएं, ऊपर स्क्वायर है, p का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। और फिर क्या बन गया, देखें कि एरिया जो है वो पेरीमीटर का फंक्शन बन गया। तो इस तरह से करके ज़रा हमें थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है। सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह का काम कह रहा है, द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सर्कमफेरेंस को एरिया का फंक्शन बनाना है। सर्कमफेरेंस एक तरफ होगा और एरिया जो है वो दूसरी तरफ होगा। सर्कमफेरेंस को एरिया का फंक्शन डेवलप कर लेना है। अब अगेन उसकी बेस से स्टार्ट करें कि चूंकि आपके पास सर्कल है और सर्कल आपको पता है उसमें मेन चीज होती है रेडियस। तो पहले तो आप ये बताएं कि एरिया जो है उसका फार्मूला, जाहिर है एरिया फाइंड करना हो सर्कल का तो ये बड़ा मशहूर फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई वो जो 22/7 होता है, तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला लिखें। अब यहाँ से भी इसको आर के लिए हल कराएं, जैसे पिछले में हमने उसको s को अकेला किया था, यहाँ r को अकेला कर लें। तो r को अकेला करें, पाई उसके ओवर में चला गया, चूंकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर रूट लेना चाहिए ताकि वो स्क्वायर खत्म हो जाए। तो r की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ से अब सर्कमफेरेंस पे आए, क्योंकि असल काम सर्कमफेरेंस पे जा रहा था हमें। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, उसका ये जो लेंथ होती है ना, ये वाली बाहर वाली लंबाई, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो वो 2πr के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे 2π और r की ये जो वैल्यू बनी हुई है ये आप ले आए, ठीक है। तो उसमें देखें एरिया है तो a ओवर पाई। अब यहाँ पे हल्की सी ट्रिक यूज करें कि ये जो बाहर वाला पाई है ना, उसको 2 स्क्वायर रूट बना लें, क्योंकि ये मैं कई दफ़ा बता रहा होता हूँ कि जो स्क्वायर रूट होता है वो बेसिकली हाफ चीज़ होती है, आधी चीज़।
तो एक पूरी चीज़ को दो आधी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दो आधी चीज़ें बना लें, आधी आधी मिलकर पूरी होती है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये पाई स्क्वायर रूट इस पाई स्क्वायर रूट से कट जाता है, और ये पाई और ये ए रह जाएगा, और ये दोनों के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही दोनों को लिख लें। तो इस तरह से देखें हमारा जो सरकमफेरेंस है वो एरिया का फंक्शन बन गया। उसमें पाई और ए कांस्टेंट दो आ रहा है, लेकिन सी जो है वो पाई ए का फंक्शन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट की तरफ चलें। सी पार्ट में कहता है जी सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया एस से उसको शो कराना है ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, ये देखें मैंने क्यूब बनाने की कोशिश की है, वही क्यूब जो बच्चे ऐसे ऐसे करके वो खेल रहे होते हैं, उसकी हर साइड आपस में बराबर होती है, ठीक है। क्यूब बेसिकली स्क्वायर की शक्ल ही होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो 3 डायमेंशनल होती है, तो उस तरह से। तो हमने क्या करना है, सरफेस एरिया एस को फंक्शन बनाना है उसके वॉल्यूम का। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तो दोनों का फॉर्मूला लेंगे। अगेन उसकी जो एक साइड है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो स्मॉल एस है, ठीक है। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एस क्यूब, क्योंकि देखें वॉल्यूम कैसे होता है, जैसे कमरा है या कोई चीज़ है तो उसकी तीनों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम बन जाता है। और तीनों चूंकि क्यूब में एक जैसी होती हैं तो एस इंटू एस इंटू एस, एस का क्यूब बन जाता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एस की पावर 3, वो बन गया। अब यहाँ से फिर वही बात, एस को केला करें, तो एस को कैसे केला करेंगे, इसके ऊपर 3 पावर है तो 1/3 पावर लें, इधर भी, तो इसकी कट जाएगी, v के ऊपर 1/3 आ गई। इसको रखें यहीं पे। अब जो असल फंक्शन था सरफेस एरिया का वो आप लिखें, सरफेस एरिया बराबर होता है 6s², क्योंकि तमाम उसकी जो साइडें होती हैं उसका एरिया लेना है ना, इस दीवार का, उस दीवार का, सामने वाली का, पीछे वाली का, ऊपर नीचे, तो 6 साइडें होती हैं और 6 की 6 बराबर होती हैं, तो s² को 6 से ज़रब दे लेते होते हैं, 6s², तो वो सरफेस एरिया आता है, सतह का रकबा ऐसे कहते हैं उसको। तो बेसिकली क्या करना है, s की जगह पे अब s की ये जो वैल्यू आ रही है v की पावर 1/3 वो हम s की जगह पे लगा देंगे, और ऊपर स्क्वायर भी है तो वो स्क्वायर भी लिखें, तो बस ठीक है, 2 1s are 2, 2/3। तो ये हमारा देखें सरफेस एरिया जो है वो फंक्शन बन गया वॉल्यूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये काम आ गया डोमेन और रेंज फाइंड करने का, ठीक है जी। अब फंक्शन पहला है g of x इज इक्वल टू 5 - x। अब आपको बताया था डोमेन क्या चीज़ है, x की वैल्यूज़, कि आपने सोचना है कि x की वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। वैसे हमारे पास जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, तमाम रियल नंबर्स, ठीक है, वो ओवरऑल वही सारे रियल नंबर्स हैं, -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। वो हमने चेक करने हैं क्या सारे के सारे आते हैं या उनमें से कुछ आते हैं या कुछ चीज़ें उनमें से मिसिंग है, वो हमने सिर्फ देखना होता है। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये जो फंक्शन बना हुआ है 5 - x, इसमें देखिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो कहे कि x की कोई चंद वैल्यूज़ यहाँ नहीं आ सकती। देखें आप यहाँ 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, जो मर्जी x की वैल्यू लगाएं, उसके अगेंस्ट ये जो g of x है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जानी है। इसको हम कहते हैं कि x की तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारा जो g of x है ये डिफाइन होता है, ये फंक्शन खराब नहीं होता, ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू आए कि जिससे ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं है। तो जब ऐसा हो कि ऐसा नहीं है तो फिर हमने सिर्फ ये कह देना है कि इसकी जो डोमेन है वो तमाम वैल्यूज़ हैं -∞ से +∞, तो बस ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आपने सोचना है कि कैसे ये काम हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स कह दें या -∞ से +∞ कह दें, एक ही बात है। अब आपने ये देखना है कि इसकी रेंज क्या बनती है, ठीक है ना, कि दूसरे अल्फाज में कोडोमेन क्या बनती है। मैंने बताया था कोडोमेन और रेंज एक ही बात को हम कहते हैं, और वो भी अभी देखें आपके सामने है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 1 लगाते हैं, 5 - 1 4 आता है, 2 लगाएं तो यहाँ 3 बन जाएगा, 3 लगाएं तो 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब x की यहाँ जो मर्जी वैल्यू लगाएं उसके अगेंस्ट इसकी वैल्यूज़ आनी है। और ये देखें, ये वैल्यूज़ लगाते जाएं तो कभी ये वैल्यूज़ कम होंगी, कभी बढ़ेंगी। ये -∞ से +∞ इन्होंने भी जाना है, यानी जो g of x का आंसर है वही तो रेंज बननी होती है, तो वो भी तमाम वैल्यूज़ को ले रही है, ठीक है ना। यहाँ आप कुछ वैल्यूज़ लगा के देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि g of x की वैल्यूज़ आई जा रही हैं, कुछ प्लस में आ रही हैं, कहीं नेगेटिव में आ सकती हैं, तो हर तरह की रेंज ले सकती है वो। तो हमने कहना है कि रेंज भी इसकी -∞ से +∞ है। तो लिखते हुए हमने बस इतना ही लिखना होता है, बाकी सारा चीज़ समझने के लिए होती है।
अब यहाँ आए तो यहाँ पे ज़रा और आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कि आप इसकी जो डोमेन है, अगेन तमाम वैल्यूज़, क्या हम तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि देखें अगर आप यहाँ लिखें फॉर एग्जांपल -3, x की जगह -3 लगाएं तो फिर क्या होगा, -3 + 2 कितना हो जाता है, -1। अब स्क्वायर रूट के अंदर -1 आए तो आपको पता है कि ये आयोटा हो जाता है, कम्प्लेक्स नंबर की तरफ हमें जाना पड़ता है। और अभी हमने ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है, तमाम सिर्फ रियल नंबर्स को लेना है, इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर्स उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये जो डोमेन है उसमें एक कंस्ट्रेंट आ गई है। अब कंस्ट्रेंट क्या बनेगी कि ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर इसको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि माइनस आएगा तो आयोटा आएगा। तो यही हम लिखेंगे कि x + 2 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो वो 0 हो या 0 से बड़ी हो, यानी कि पॉजिटिव हो, क्योंकि 0 होने से भी काम ओके है। तो ये कंडीशन हम लिख लेंगे। अब इस कंडीशन से जाहिर है +2 उधर लेके जाएं तो -2 हो जाता है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी कि उसकी वैल्यू -2 से ग्रेटर होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 और उस -2 से बड़ी वैल्यूज़, ठीक है, तो बड़ी वैल्यूज़ -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। तो -2 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ आप यहाँ पे x की लगा सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अभी देखें ना, अब यहाँ पे डोमेन में सारी वैल्यूज़ नहीं आई, क्योंकि फंक्शन को देख के हमने आइडिया लिया है कैसे इसमें हो सकता है। अब रेंज के लिए जाना है तो रेंज भी तो जाहिर है इसी से बननी है ना, जो हमारी डोमेन है। अब डोमेन भी तो कंस्ट्रेंट आ गई कि भाई इधर से लेके यहाँ तक जा सकते हो। अब आप यहाँ, अब ये तो इन्फिनिटी है, उसका तो ओके हो गया। अब यहाँ से देखें कि अगर ये वैल्यू आप पुट कराते हैं यहाँ पे तो फंक्शन क्या वैल्यू देता है आपको, -2 यहाँ पुट कराएं तो जाहिर है -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो जो फंक्शन है हमारा जी ऑफ एक्स वो हमारा हमें दे देता है 0। तो इसकी जगह पे 0 आ गया, ठीक है। और इन्फिनिटी की जगह पे इन्फिनिटी आना है, क्योंकि जाहिर है जब आप यहाँ वैल्यूज़ लगाते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ भी बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ते बढ़ते जाहिर है इन्होंने भी इन्फिनिटी तक जाना है। तो फिर इसकी आ गई लिमिट्स, आ गई हमारी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी रेंज है, ये हमारी डोमेन है। लो जी, थर्ड वाला पार्ट जी ऑफ एक्स है। अब ये वही आ गया पीस वाइज फंक्शन, वो जो एंड पे मैंने थ्योरी में बताया था कि उसमें लिमिट्स कुछ और होती हैं तो उसके सामने फंक्शन कुछ और होता है। और यहाँ मज़े की बात ये है कि जब हमने डोमेन लेनी है तो डोमेन के लिए उसने एक्स की वैल्यू खुद भी हमें बता दी है, तो खुद से भी बताई हुई है, तो वहां से भी हमें फायदा मिल जाएगा। अब देखना, इस फंक्शन के लिए वो वैल्यू दे रहा है कि x जो है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू -2। -2 और -2 से लेसर होना चाहिए। तो -2 से लेसर क्या होता है, -3, -4, -5, यानी इन्फिनिटी तक जाना है आपने। तो इसके लिए ऊपर वाले पार्ट के लिए हमारे पास जो डोमेन बनेगी दैट शुड बी -2 से लेके इन्फिनिटी। मेरे हाल में उल्टा मैंने लिख दिया, इन्फिनिटी इधर होना चाहिए और -2 इधर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये बड़ा होता है उस तरफ से, इस तरफ से ये छोटा होता है और इधर से ये बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है लिखने का। बहरहाल इधर आएंगे तो इसकी भी हमारे पास डोमेन मौजूद है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2। अब -2 से ग्रेटर क्या होता है, -1 होता है, 0 है, 1 है, 2 है, तो उस तरफ को जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो फिर -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे। और चूंकि ये सारा एक ही फंक्शन है तो दोनों जो हमारे पास आ रही हैं डोमेन्स, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठा करेंगे तो फिर देखें ना, इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसलिए इसकी जो टोटल डोमेन हो जाएगी वो सारे की सारी आ जाएगी भाई इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जाना है। तो ये ओवरऑल डोमेन बच्चा चल गई। अब रेंज के लिए वही बात कि स्टेप बाय स्टेप हमने देख लेना है कि जब हमने ये जो पहली वाली वैल्यू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 वो आप यहाँ पुट कराते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है। अब यहाँ -2 जो है इसके अंदर पुट कराएंगे, 6 × 2 12 होता है, -12 + 7 वो देखे किया हुआ है, ये देखे आपके सामने ये किया हुआ है सॉल्व उसको, तो -5 आती है वैल्यू। अब -5 से फिर ऑनवर्ड जो है उसकी वैल्यू, तो इन्फिनिटी से -5, ठीक है, जैसे ऊपर बनाया। अब दूसरे फंक्शन के लिए जो हमारी डोमेन आ रही थी -1 से इन्फिनिटी थी, तो अब आपने ये -1 पुट करा के देख लेना दूसरे वाले पार्ट के अंदर। तो इसमें -1 पुट कराएंगे तो ये देखें +3 बनता है, 4 + 3 7 हो जाता है। तो अब इसका मतलब इसकी लिमिट जो है 7 से लेके इन्फिनिटी।
ठीक है। अब अगेन वही बात है, ये माइनस इन्फिनिटी से -5 जा रहा है, फिर 7 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास पूरी रेंज आ जाएगी। तो अल्टीमेटली डोमेन भी वही आ रही है, रेंज भी वही आ रही है, लेकिन हमें ये करना आना चाहिए कि कैसे होता है ये काम। आगे इसका 5वां पार्ट है, जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है x-5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसमें भी देखें x की जब आपने वैल्यूज लगानी है तो आप जो मर्जी वैल्यू लगाते रहें, माइनस में लगाएं, पॉजिटिव लगाएं, जीरो लगाएं, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर है। क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर उस वैल्यू के पुट करवाने की वजह से चाहे माइनस बने चाहे पॉजिटिव बने, उसका एब्सोल्यूट तो पॉजिटिव ही आना है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट तो यही बताता है कि चाहे एब्सोल्यूट के अंदर माइनस चीज़ आ जाए, उसका जब आप एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो प्लस में आता है। तो इसलिए इसके जगह x की जगह कुछ भी लगाने से फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू g ऑफ x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होनी है। अब डिपेंड ये करता है कि अब यहाँ x की तो लगा ली जो मर्जी वैल्यू, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या ऑलवेज नेगेटिव भी आएंगी पॉजिटिव भी आएंगी। अब नेगेटिव फंक्शन आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये एब्सोल्यूट है, यानी अंदर से जो भी चीज आएगी उसने एब्सोल्यूट होके बाहर निकलना है, यानी उसने प्लस में निकलना है। तो जो हमारा फंक्शन है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। 0 से ऑनवर्ड 0 हो सकता है, तो 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव, यानी कि 0 से इन्फिनिटी। तो हमारी जो इसकी रेंज है वो देखें वो क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके सारे पार्ट 5 पार्ट थे वो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। गिवन फंक्शन ये दिया हुआ है, इफ f of 2 इज इक्वल टू -3, f of -1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये आसान सा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है कि इसमें कोई डोमेन रेंज नहीं फाइंड करनी। जस्ट आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में एक दफ़ा x की जगह 2 लगाना है और एक दफ़ा x की जगह पे आपने -1 पुट कराना है। सो देखें फंक्शन के अंदर पहले हम 2 पुट करा रहे हैं। ये फंक्शन है, जहां जहां x है उधर उधर आपने 2 लिख देना है। तो f of 2, अब f of 2 की वैल्यू भी है हमारे पास -3, तो इसकी जगह आप -3 सब्स्टिट्यूट करें। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4a है, 2b है, +1 है। अब ये 8 और 1 को उधर ले जाएं तो उधर माइनस हो जाएंगे, तो ये इकट्ठा करें -12, साथ ये और इसको सीधा कर लें, इस वाली को इधर लिख लें, उसको इधर लिख लें, एक ही बात है। और दूसरा देखें यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन निकाल के तो उसको 2 को इधर ले जाके 12 को डिवाइड कर दे तो 6 रह जाएगा और 2 निकल जाएगा तो 2a और +b, तो देखें 2a + b, ऐसे ही हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अभी हमने ये क्या किया, x की जगह 2 पुट किया, अब हमने क्या करना है, x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करवाना है। सो देखें x की जगह अब हम -1 लगा रहे हैं। सो -1 हर x की जगह लगाया। अब f of -1 सवाल में उसने दिया हुआ है वो 0 होता है, वो 0 लगाएं। -1 का क्यूब -1 नहीं होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को लिखते नहीं है, -a आएगा, ये -b आ गया, +1। अब ये +1 ये -1 कट जाता है, -a - b = 0, और अगर आप -a उधर ले जाए तो +a = -b, तो a = -b। अब ये एक रिलेशन है कि भाई a किसके बराबर है, -b के। तो इस चीज को आप इक्वेशन नंबर 1 जो आपने ये वाली बनाई है इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करवा दें। क्या करना है, a की जगह पे -b लगाना है। सो देखें a की जगह पे हम -b जो है वो पुट करा रहे हैं, तो वो उसकी -b लग गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2b और साथ ये b, 3b बन जाएगा, 3 जाके उसको डिवाइड करेगा तो -2, तो b की वैल्यू -2। अब b की वैल्यू यहाँ -2 लगाएं तो 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाता है, तो a का आंसर जो है हमारा +2 जो है वो बन जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ g of x इज इक्वल टू दिस वन। अब ये देखें ये एक स्पेशल किस्म का फंक्शन है जिसमें देखें बटा आता है, ओवर आता है। अब ओवर वाले में एक काफ़ी आसान चीज़ हो जाती है हमारे लिए कि जब भी हमें डोमेन रेंज वगैरह बनानी है तो उसके बटे को देखते हैं, नीचे वाले को, क्योंकि देखें नीचे अगर 0 आ जाए, ठीक है ना, अगर ओवर में किसी तरह 0 आ जाए तो फिर वो क्या होता है, वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, क्योंकि 0 किसी चीज़ को तकसीम नहीं करवा पाता। तो जब डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो वह फिर वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो उसके लिहाज से हमें डोमेन का पता चलाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें काम तो वही करना है कि डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो फंक्शन ये है, अब डोमेन फाइंड करने के लिए हम नीचे वाले को देखेंगे 3 - x। अब यहाँ देखें अगर x की जगह 3 आ जाए तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 हो जाएगा तो फिर 0 की वजह से 0 जब इसको डिवाइड करेगा तो इनफाइनाइट चीज़ आ जाती है, अनडिफाइंड, तो फंक्शन वहाँ डिफाइन नहीं होगा।
तो वो चीज़ जो 3 नंबर है वो निकलना चाहिए बीच में से। उस 3 के अलावा जो मर्जी आप x की वैल्यू लगा सकते हैं। सो देखिए हम लिखेंगे फॉर डोमेन 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी 0, जाहिर है उसको नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सो 3 माइनस एक्स जो है यहाँ हमें लिखना चाहिए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये जाहिर है माइनस एक्स है ना, उधर जाएगा तो प्लस एक्स, तो x जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके लिए फिर लिमिट क्या बन गई हमारी डोमेन के लिए, 3 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब जाहिर है माइनस इन्फिनिटी से 3 तक और फिर 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें, ये वैसे तो हमें इसको निकालना है, 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक रूल है, जब मैंने थ्योरी में भी आपको बताया होगा कि ये जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना ये वाली, तो इसका मतलब होता है कि इसमें ये जो साथ चीज़ लिखी जा रही है ना ये एक्सक्लूडेड है, ये इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। अब वैसे यहाँ आप इस तरह की, अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ब्रैकेट होती है ये वाली और एक ब्रैकेट होती है ये वाली। जब ये वाली ब्रैकेट आती है तो इसके साथ अगर यहाँ पे लेट्स सपोज -4 लिखा हुआ है तो -4 शामिल नहीं है, उसके अलावा -3 -2 वो नंबर्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप इसको फिर जाहिर है कि जब इस चीज़ को एक्सक्लूड करना है तो आप ये ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के वाली, ऐसे वाली, ठीक है। जब इंक्लूड करना हो तो हम ये कर सकते हैं। अब देखें माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड करना है ना, तो इस तरफ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे इस तरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये है कैसे लिखना है, लेकिन इसका एक और तरीका भी है जो ज़्यादा आसान है लिखने का, ठीक है। वो इस तरह से होता है कि आप लिखें r माइनस और 3, ऐसे बिल्कुल सिंपल हो जाता है, क्योंकि सारे रियल नंबर में से आप 3 को निकाल दें, ठीक है। सारे रियल में से 3 निकाल दें, बाकी सारे जो रियल हैं वो सारे उसके डोमेन हो जाएंगे। तो डोमेन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और फिर आपको फिर इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो दोनों में जो बेहतर लगता है वो आप डोमेन उसकी लिख दें। बेसिक काम ये है, 3 के बगैर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसकी डोमेन बनेंगे। तो ये तो हो गया इसका। अब रेंज की तरफ जाना है। अब इस तरह का जो काम आएगा ना, इसकी रेंज निकालनी ज़ुबानी मुश्किल होती है, क्योंकि देखें आपका फंक्शन जो है वो इस तरह से ओवर में था। अब हमें क्या पता कि अब कौन सी, अब जाहिर है ये तो हो गया, लेकिन y की कौन कौन सी वैल्यू जो है वो नहीं आ सकेगी, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक और तरीका है। आप ये करते हैं कि ये जो g ऑफ x है, और वो हम काम आगे करेंगे कई सवालों में, कि इसको आप समझ लें कि ये y है, y इज इक्वल टू दिस वन। ये देखें आगे मैंने लिखा है इसको, और वो उसके लिखने का फ़ायदा क्या होगा, y इज इक्वल टू दिस वन लिखा ना। अब आप इसको x के लिए हल करें, x अकेला करें, कैसे। अब जाहिर है ये ओवर में, ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, देखें उसके साथ मल्टीप्लाई, y से ज़रब दिला दें, ये आ गया। अब x वालियों को अकेला करें, ठीक है। ये +2 है ना, इसको इधर ले आए, ये -xy को उधर ले जाएं, जाहिर है प्लस हो जाएगा। इनमें से देखें x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ y बच गया। अब 1 + y इधर मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड में, x इज इक्वल टू दिस वन। अब हमने किया क्या, हमने ये किया कि जो ओरिजिनल फंक्शन था y इज इक्वल टू समथिंग, के y x पे डिपेंड कर रहा था, और हम x की वैल्यूज़ हमने नीचे वाले को देख के चेक कर ली कि डोमेन क्या बनती है। अब हमने उसकी शक्ल बना ली है, x फंक्शन बन गया y का। तो यहाँ से हम फिर y का भी तो देख सकते हैं ना कि y की कौन सी वैल्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने ये ट्रिक यूज़ की है कि फंक्शन को इन्वर्स कर लिया है, ताकि हमें y का भी पता चल सके कि y की कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी रेंज में से कौन सी चीज़ मिसिंग है। तो उसके लिए फिर हम जो देख लेंगे कि इसका भी ओवर चेक करेंगे, 1 + y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और 1 उधर गया तो -1, इसका मतलब y की -1 वैल्यू नहीं हो सकती। तो उसके अलावा तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो फिर अगेन आपने -1 को उस तरह से कर लेना है। आप इसको फिर वही बात है, इधर से ये करें और इधर से ब्रैकेट रखें, क्योंकि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके साथ की चीज़ एक्सक्लूड होती है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इधर से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो दूसरा तरीका है वो बहुत अच्छा है कि r माइनस, और ये क्या नंबर था -1, उसको निकाल दें। तो इस तरह भी आप उसको रेंज लिख सकते हैं। ये ज़्यादा इजी भी है, ये याद रखना भी आसान हो जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि बुक वाले ने पीछे आंसर क्या दिया हुआ है। तो जिस तरह भी आंसर दिया हुआ है उस तरह से आप लिख सकते हैं। चलें जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक 50 मीटर की हाइट से एक पत्थर जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है। द हाइट h उसकी हाइट है, आफ्टर x सेकेंड्स। यहाँ पे सेकंड किससे शो होते हैं, x से, वो हमने याद रखना है। h से हाइट है, x से जो है वो सेकेंड्स हैं, ठीक है। इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, तो ये उसने एक उसका फंक्शन बना दिया है h ऑफ x। ज़ाहिर है h हाइट जो है वो x का फंक्शन है,
सेकंड्स का फंक्शन है, जो जो सेकंड बढ़ते जाएंगे हाइट जो उसकी कम होती चली जाएगी, और ये उसका फंक्शन है 40 माइनस 10x²। करना क्या है, नंबर 1, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, हाइट क्या होगी स्टोन की जब आप 1 सेकंड तक आप गुजर चुके हैं, 1 सेकंड तक आपका जो ट्रैवलिंग है वो हो चुकी है, पत्थर को हमने छोड़ दिया हुआ है, तो 1 सेकंड तक वो कितना नीचे आ गया हुआ है, ज़मीन से हाइट कितनी है। तो बड़ा इजी है, आपने वो फंक्शन लिखना है और फंक्शन में x की जगह 1 लगा लेना है, क्योंकि x क्या है, वो x सेकंड्स हैं, टाइम है, तो x की जगह 1 लगाएं, इधर 1 लगाएं, इधर 1 लगाएं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 1s are 10, 40 में से 10 माइनस करें 30, तो बड़े आराम से देखें 30 मीटर्स जो है वो हमें पता चल गया कि इतनी हाइट तक जो है वो हम नीचे आ गए हैं। अब अगला जो है 1.5 का भी उसने पूछा हुआ है, तो उसी तरह करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1.5 का स्क्वायर लें 225, 225 10 से मल्टीप्लाई होगा 22.5, 40 में से माइनस करें 17.5, तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि भाई टाइम जो है वो 1.7 सेकेंड है, तो जितना मर्जी करवा लें, उसी फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पुट करानी है। सो पुट कराएं 1.7, स्क्वायर लें 2.89, 10 से मल्टीप्लाई, 40 में से माइनस, तो 11.1 मीटर। तो ये भी बड़ा इजी काम था, इसमें भी चलो डोमेन रेंज का स्यापा नहीं पड़ा हमें। तो सेकेंड पार्ट आगे कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये फिजिक्स वाला काम सवाल आ गया कि ज़मीन पे कब टकराएगा। अब जाहिर है आपको पता है जब ज़मीन पे उसने टकराना है तो हाइट 0 हो जानी है, तो अब आपने हाइट की जगह 0 पुट कर देना है, तो हाइट की जगह पे 0 पुट कराएं, यहाँ 0 हो गया, 40 माइनस 10x² इज इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लें, 40 को उधर ले जाएंगे, 10 को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, 10 जाके डिवाइड करेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लें, तो प्लस माइनस 2। अब जाहिर है माइनस में तो होता नहीं है ना सेकंड्स, तो प्लस में ही होना है, तो टाइम कितना 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसने ज़मीन से टकरा जाना है। लें जी क्वेश्चन नंबर 8, अब दोबारा से डोमेन रेंज भी आएगी, फंक्शन की मुख्तलिफ किस्में भी आ जाएंगी, कोई बात नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। कंसिडर द फंक्शन दिस वन, ये फंक्शन दिया हुआ है। नंबर 1 क्या करना है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन और रेंज दोनों बनानी है, ठीक है देख लेते हैं। अभी आप देखें गौर करें तो सीधा सा फंक्शन है, कोई उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, x की तमाम वैल्यूज़ लगाने से फंक्शन बनेगा, तो फिर जाहिर है कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी डोमेन होनी चाहिए। और देखें x की कोई भी वैल्यू लगाने से फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फंक्शन भी जाहिर है कोई ना कोई वैल्यू आती चली जाएगी, तो उसका भी रेंज यही होनी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये सिंपल सा काम है, डोमेन रेंज ईजी है इसकी। नंबर 2 कहता है इज़ द फंक्शन, ये जो फंक्शन है ऊपर, इज़ 1-to-1 फंक्शन। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बार बार उसने पूछनी है कि क्या 1-to-1 है और क्या जो है ये सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, ये 2 चीज़ें। ये जो 1-to-1 है ये बेसिकली इंजेक्टिव कहते हैं इसको। अब उसके करने का तरीका क्या था, हमने थ्योरी में समझा था कि आप क्या करें, फंक्शन के अंदर एक दफ़ा x1 पुट करा दें x की जगह पे, एक दफ़ा x2 पुट करा दें, और उसको देखें कि क्या दोनों को बराबर रखने से क्या x1 x2 बराबर आते हैं कि नहीं। तो मैंने बजाय उसको x1 x2 करने के उसको a और b कर लिया, तो एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लें। सो देखें, हम वैसे आंसर मैंने पहले लिख दिया है कि हाँ भाई यस, ये 1-to-1 फंक्शन बनता है, और 1-to-1 फंक्शन यही होता है कि हर x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होनी चाहिए, 1-1, एक एक की कॉरस्पॉन्डेंस, एक एक का जोड़ा, ठीक है, उस तरह होना चाहिए। तो देखें फंक्शन हमारा था, ये देखें दोबारा दिखा दूँ, फंक्शन 3x - 5 है, तो हमने 3x की जगह पे देखें मैंने एक दफ़ा a लगाया, एक दफ़ा b लगाया, और दोनों को बराबर रख लिया। तो बराबर रखने से क्या वाकई a और b भी बराबर आते हैं, तो वो देखें हल करें, -5 कटेगा, 3 ने जाकर 3 को डिवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली a और b बराबर आ जाते हैं। तो जब ऐसा हो जाए कि जी ओरिजिनल फंक्शन भी बराबर थे, उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ एक्सिस थे वो भी बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये 1-to-1 होता है। तो जब भी 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन का पूछे तो हमने यही तरीका यूज़ करना है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो वो 1-to-1 है, अगर नहीं होता तो 1-to-1 नहीं है। तो ये काम तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरा जो काम वो पूछेगा कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है कि नहीं, 1-to-1 और ऑन टू जो है ये सरजेक्टिव कहते हैं इसको, और ऑन टू के लिए जो कंडीशन या तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, थ्योरी में मैंने बताया था, ठीक है। और वैसे पढ़ लेते हैं एक दफ़ा कि इज़ द फंक्शन f ऑन टू इफ़ द कोडोमेन इज़ ऑल रियल नंबर, जाहिर है वो तो रियल नंबर्स ही हैं सारे, तो हमें ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए आप फंक्शन को दोबारा लिखें। ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी कि अब इसकी उल्टी डेफिनेशन है, y की तरफ से हमने x की तरफ आना होता है ऑन टू के लिए, ज़रा साथ साथ याद करना पड़ेगा। तो ऑन टू के लिए हम कहते हैं कि y की हर वैल्यू के लिए
पहले से ही x की कोई एक वैल्यू मुख्तस हो, पहले से ही उसके लिए y के साथ एक x अटैच हो। वैसे हम कहते हैं x के साथ एक y अटैच हो, लेकिन ऑन टू के लिए हमने उल्टा करना होता है कि हर y के लिए एक x अटैच हो। और चूंकि उल्टा करना होता है तो फिर मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल फंक्शन दिया जाएगा आपने उसका इन्वर्स बना लेना है। सो देखें आपके पास ये ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस -5। यहाँ पे उसने f(x) लिखा होता ना, तो हम इसको y कह लेते हैं। ठीक है, अब इसको x के लिए सॉल्व करवाएं, -5 उधर ले जाएं, प्लस हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें यहाँ आप y की कोई वैल्यू लगाएं, 1 लगाएं, तो 1 लगाएंगे तो 1 + 5 6 हो जाएगा, 6/3 2 आता है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो y1 किसके साथ अटैच है, x इज इक्वल टू 2 के साथ। इसी तरह 2 लगाएं, 3 लगाएं, y की डिफरेंट वैल्यूज लगाते जाएं, आपको x की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो फिर हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि वो सारा काम वो ठीक हो रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो हमने बस लिख देना है कि इट इज आल्सो एन ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, लेट फंक्शन है r से r, जाहिर है फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर, क्योंकि r से r का मतलब यही है कि उसमें x जो है वो भी हमारा रियल नंबर्स हैं, y भी हमारे रियल नंबर्स हैं। तो r से r डिफाइन हुआ है, ये सिर्फ लिखना ही होता है, करना कराना इसका कुछ नहीं होता। असल काम ये है जिसको हमने काम करना है। तो फंक्शन है 2x - 3/x + 1। अब इसको हमने क्या करना है, पहला काम वही है कि इसकी डोमेन और रेंज बताएं। तो इस तरह का बटे वाला सवाल पीछे हमने किया, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। नीचे वाले को देखें डोमेन के लिए x + 1। अब x + 1 है तो आपने क्या लिखना है, x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और फिर का मतलब क्या हुआ कि x को -1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब तमाम रियल नंबर में से -1 निकाल दें। तो देखें मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया r -1 कि r में से -1 को निकाल दें तो बाकी सारा जो है वो डोमेन है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है लिखने का। अब रेंज कैसे पता चलेगा, अब वहाँ पे भी रेंज डायरेक्ट नहीं थी पता चली, तो इसको आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन सॉल्व वही है कि यहाँ y इज इक्वल टू ये करके, तो ये देखें जो मैंने आगे बनाया है, ठीक है, y इज इक्वल टू दिस वन। इसको थोड़ा सॉल्व करवाएं, x + 1 इधर गया, इससे मल्टीप्लाई होना है yx और y1 ज़ार y और साथ 2x - 3। अब x को अकेला करें, ये x वाला पार्ट xy जो है उधर ले जाएं या उसको इधर ले आएँ, एक ही बात है। 2x उठ के इधर आएगा माइनस का, प्लस y उधर गया माइनस का, इनमें से x कॉमन लें, y - 2 आ गया, फिर y - 2 जाके डिवाइड करेगा। अब असल काम यहाँ तक पहुँचना था, ओवर वाले क्या चीज़ बनती है, तो ओवर वाली चीज़ जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फिर -2 उधर गया +2, तो फिर y की वैल्यू +2 नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये देखें +2 जो है उसकी रेंज में से निकाल दी है r - 2, तो फिर उसकी रेंज जो है वो ये डेवलप हो जाएगी। तो डोमेन और रेंज तो हमारी गई बन। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ये जो फंक्शन है हमारा ऑन टू है कि नहीं। अभी हमने ये ऑन टू देखा था ये वाला कि यहाँ ऑन टू के लिए हमने यही किया था कि उसको रिवर्स करें फंक्शन को, और रिवर्स करने से क्या y की तमाम वैल्यूज़ के साथ x की वैल्यूज़ आती हैं। तो हमने यहाँ रिवर्स करना है, और रिवर्स भी दोबारा नहीं करना, ये हमने रिवर्स किया तो है, ये सारा ये रिवर्स करके ये फंक्शन बनाया है ना। अब देखें यहाँ ये जो फंक्शन हमने बना लिया, तो इस फंक्शन में आप y की वैल्यूज़ लगाएंगे, लेकिन देखें ओवर में जो चीज़ आती है वो ऑलवेज 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये अगर नीचे 0 हो जाए तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, यानी y की अगर यहाँ 2 लगा लें वैल्यू, 2 - 2 0 हो जाता है, तो y की 2 के लिए x कोई भी नहीं है उसके पास, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि जहाँ y की 2 के लिए x कोई भी नहीं है उसके पास, तो ये फिर उल्टा हो गया ना, ऑन टू के लिए तो हर y के लिए एक x होना ज़रूरी है। तो फिर इसका मतलब कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम ये लिख देंगे कि फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज द रेंज r - 2 इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, उसके बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। थर्ड पार्ट में क्या करना है, प्रूव दैट कि फंक्शन इज़ 1-to-1, यानी इंजेक्टिव प्रूव करें। तो इंजेक्टिव के लिए वही है कि जो ओरिजिनल फंक्शन है आपका उसमें x1 x2 लिख लें या a और b लिख लें। तो एक दफ़ा a लिख लें, एक दफ़ा b लिख लें, दोनों को बराबर रख लें। अब इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। सॉल्व ऐसे ही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये b + 1 इधर चला जाएगा, a + 1 इधर आ जाएगा। तो थोड़ा इसको हम सॉल्व करवाते हैं और देखते हैं कि आंसर सही आता है कि नहीं हमारा। तो उधर उधर आगे अब ज़ाहिर ज़रब में 2a × b 2ab 2a 1 ज़ार 2a, जैसे आम मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे आप ज़रबें दिला दें। अब इसमें देखें ये होगा कि ये 2ab और ये 2ab कट गया। इधर से मैं क्यों कटवाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उठ के जब उसने दूसरी तरफ जाना है तो साइन तो चेंज होना है, तो इसलिए वो कट जाते हैं। और कोई चीज़ कटती है, ये -3 भी कट जाता है। तो खाली ये दोनों रह गए और ये दोनों रह गए। अब a और b को अकेला कर लें, तो ये 2a है, ये -3 है, तो ये उठ के इधर आएगा पॉजिटिव, ये उठ के उधर जाएगा पॉजिटिव।
5a 5b, 5 कट गया, a इज इक्वल टू b। तो एट द एंड फिर a और b बराबर आ गए। तो जब वो प्रूव हो गया तो इसका मतलब कि ये इंजेक्टिव तो है, 1 to 1 है, बस ऑन टू नहीं है। लें जी 10 वाला क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन। अब ज़ाहिर है बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं, तो हर दफ़ा तकरीबन एक जैसा ही काम होगा, उसी के हिसाब से चलना है। अब फंक्शन है r प्लस से r प्लस, यानी इसका मतलब कि यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ कोई नहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, 1 2 3 एंड सो ऑन, वो सारी रियल नंबर्स हैं। डिफाइंड बाय फंक्शन ये है, क्योंकि फंक्शन से ही काम होना है, f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x। और क्या करना है, शो दैट कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव पहली दफ़ा पॉइंट आया है, पहले नहीं था आया पिछले सवालों में। तो बाइजेक्टिव हमेशा दोनों से मिलके बनता है, इंजेक्टिव से भी और सरजेक्टिव से भी, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो हम दोनों चेक कर लेंगे, दोनों हो जाते हैं तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले इंजेक्टिव के लिए वही काम कि दोनों फंक्शन के अंदर एक दफ़ा a और एक दफ़ा b पुट करा लें। तो e रेज़ टू पावर माइनस a और e रेज़ टू पावर माइनस b, ठीक है। आप x1 x2 कह सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब देखें दोनों तरफ ईज हैं, ई की पावर माइनस वगैरह कटवा दें तो खाली ए और बी रह जाएगा ना, माइनस ए और माइनस बी, तो ए और बी बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि वो चूँकि फंक्शंस बराबर हैं, नंबर्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये इंजेक्टिव तो है, 1 to 1 है। और सरजेक्टिव के लिए वही करते हैं कि हम फंक्शन को रिवर्स करते हैं, इन्वर्स बनाते हैं उसका। तो फंक्शन ये है, y x का फंक्शन है, हमें x को y का फंक्शन बनाना है। तो करने की कोशिश करते हैं। अब e जो है, e की पावर में चीज़ है, तो e उल्ट होता है ln का, ln और e एक दूसरे के उल्टे हैं, कैलकुलेटर पे आप देखिएगा। तो आप इधर भी लॉग ले लें, इधर भी लॉग ले लें। तो लॉग मतलब नेचुरल लॉग, ln वाला, ठीक है, LOG वाला नहीं, ln वाला। तो ln लिखें इधर, इधर भी ln लिखेंगे तो पावर पीछे आ जाती है, तो माइनस x शुरू में आ जाएगा और ln ऑफ e जो है ये हो जाएगा। नज़र आ रहा है, सही है, ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर में देखें तो ln ऑफ e 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो माइनस x इज इक्वल टू ln ऑफ y, वो आपने लिख लेना है, माइनस x इज इक्वल टू ln ऑफ y, ठीक हो गया। अब माइनस को उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ y, ये आपने इन्वर्स फंक्शन बना लिया। अब इस इन्वर्स फंक्शन में बनाने में भी देखें, अब y की जो मर्जी वैल्यूज़ लगाते जाएं, उसके अगेंस्ट x जो है वो डिफाइन हो जाएगा। तो फिर अब वही बात हम लिख देंगे भाई तमाम वैल्यूज़ के लिए, पॉजिटिव के लिए, क्योंकि ज़ाहिर ज़ीरो तो नहीं ना, ज़ीरो लगाने से तो ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव के लिए वो बनता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सरजेक्टिव भी है। तो जब एक फंक्शन सरजेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव भी हो, तो दोनों मिला के ये इसने बाइजेक्टिव हो जाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कंप्लीट। अब चले, आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 11, और यहाँ पे g फंक्शन है, r से r रियल नंबर्स हैं, और ये असल फंक्शन है g ऑफ x x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, चेक करना है कि g ऑफ x जो है इंजेक्टिव है कि नहीं, या सरजेक्टिव है कि नहीं। अगेन दोनों चीज़ें पिछले वाली क्वेश्चन नंबर 10 वाली दोनों चीज़ें यहाँ पे भी हमने चेक करनी है। तो फंक्शन है, अब फंक्शन में देखें यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है ना, तो क्यूबिक जो है अगर आप ग्राफ करके देखें तो वो जिगजैग बनता है, ठीक है, वो जिगजैग टाइप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो देखें यहाँ करके देखा है हमने, जी अब x है ना, तो x की अगर आप 1 लगाते हैं तो 1 लगाने से हल करेंगे, फंक्शन का आंसर आता है -2। और जब आप -2 लगाते हैं फंक्शन के अंदर, उसी 1 की जगह आप -2 लगाएं तो फिर हल करते हैं तो फिर भी आंसर -2 आता है। यानी x की 2 वैल्यूज़ के लिए ऊपर से फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, तो 1 1 का कॉम्बिनेशन तो ना हुआ। अब देखना, इस 1 के साथ अगर -2 आ गया है तो इस -2 के साथ कोई और नंबर आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो फिर इसका मतलब जो 1 1 वाला कंडीशन है वो ख़राब हो गई। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, वो हमने उसको लिख देना है कि भाई ये इंजेक्टिव नहीं है। और जो सरजेक्टिव है उसके लिए क्या करना होता था कि हम फंक्शन को रिवर्स करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस फंक्शन को रिवर्स करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अब यहाँ से x कैसे अकेला होगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें अपनी इंट्यूशन पे ही जाना पड़ता है कि क्या तमाम वो वैल्यूज़ y की जो है अगर लगाई जाएँ तो उससे x की वैल्यू बनती है कि नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बनती है। तो हमने कह देना है कि ये वो क्या उसको कहते हैं, ये सरजेक्टिव फंक्शन बनता है, ठीक है। तो बस इतना ही उसको लिख देंगे कि ये सरजेक्टिव है, दैट्स इट। ये हमारे पास जो भी था, अब मैंने कोशिश की, मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें डिफरेंट, अब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती हैं, लेकिन बहरहाल ज़रा 2-4 दफ़ा बार बार देखें तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।